और पिछले 2 लेक्चर से 2 दिनों से हम लोग लोक साहित्य पर बात कर रहे हैं और लोक साहित्य की मूल अवधारणा क्या है, लोक साहित्य किसे कहते हैं और लोक साहित्य का आरंभ क्यों और कैसे हुआ होगा। इन बातों पर हम पिछले 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने इस पर चर्चा की। आज एक बार फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि लोक साहित्य किसे कहते हैं, ये जो सबसे बड़ा प्रश्न है, इसको देखते हुए हम लोक साहित्य की मूल अवधारणा और लोक साहित्य के प्रकारों की बात आज की इस व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले लोक साहित्य किसे कहते हैं। पहले हमने जैसा कि देखा कि लोक साहित्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। लोक जिसे अंग्रेजी में फोक कहते हैं और साहित्य यानी कि लिटरेचर। अर्थात लोक साहित्य को अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है फोक लिटरेचर। अब जानना यह है कि ये फोक क्या है या फिर हम कहें कि लोक क्या है। तो लोक को कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक यानी कि गांव में रहने वाली जनता, जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ है और जिसे जो शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ है। अलग अलग विद्वानों की ये अलग अलग राय है, तो उसे हम लोक कहते हैं और उसका साहित्य यानी लोक साहित्य है। अब लोक साहित्य के लिए ये भी परिभाषा दी जाती है कि लोक के द्वारा लोक के लिए लिखा गया जो साहित्य होता है वह लोक साहित्य होता है। तो लोक के द्वारा लिखा हुआ होने का क्या अर्थ है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। एक बार अगर हमें याद करने के लिए फिर से देखना है तो हम कह सकते हैं कि लोक के द्वारा का मतलब ये नहीं होता है कि सबने बैठकर सामूहिक रूप से लोक साहित्य बड़े ही एक योजना बनाकर लिखना शुरू किया होगा। नहीं, शुरू तो निश्चित रूप से किसी एक ने ही किया होगा, लेकिन यहाँ पर लोक का साहित्य होने का मतलब ये होता है कि लोक साहित्य में जो ज्ञान है, जो संस्कार की बातें कही गई हैं, जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज जो उसमें वर्णित हैं, अभिव्यक्त हुए हैं, वह किसी एक का अनुभव नहीं है। जैसे जब आप शिष्ट साहित्य पढ़ते हैं तब हम कहते हैं ना, जैसे कबीर ने कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं वह कहता हूं, लेकिन लोक का जो साहित्य होता है वो कहता है, वो जो पूरे समाज के जो अनुभव होते हैं, लोक का साहित्य उनकी बात करता है। अर्थात पूरे समाज का अनुभव लोक साहित्य में अभिव्यक्त होता है और इसीलिए कहा जाता है कि ये लोक का साहित्य है। जो समाज ने अपनी पिछली पीढ़ियों से सीखा, जो ज्ञान सीखा, जो संस्कार सीखे, जो कुछ भी सीखा, उसे कथाओं में, उसे कविताओं में, उसे गीतों में, उसे अपने लोकोक्तियों में, मुहावरों में, कहावतों में उसे अभिव्यक्त किया। और क्यों अभिव्यक्त किया, प्रश्न यह भी है। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि लोक साहित्य क्यों है। तो क्यों अभिव्यक्त किया, क्योंकि देखिए ये बड़ा ही स्पष्ट है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास पहले प्राचीन समय में लिखित, किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट है और बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट करके रखें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ज्ञान है पहले उसे लिखकर रखने के लिए हमारे पास साधन नहीं मौजूद थे। आप देखें, हमारे वेद, हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं वे सारे श्रुत हैं, श्रुति और स्मृति के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं।
तो ठीक उसी प्रकार हाँ, ये लोक साहित्य भी मौखिक है, इसे तो मौखिक साहित्य कहा भी जाता है। अब इसके संकलन का प्रयास होने लगा है, अब इस पर काम होने लगा है, वो एक अलग बात है। तो जो हमारा ज्ञान मौखिक था, हमारे पुरखों ने, हमारी पिछली पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि इसे हम संजो कर अपनी अगली पीढ़ी को दें, तो कैसे देते वह? तो उन्होंने अपने गीतों में वो बात कही, उन्होंने अपनी लोकोक्तियों में वो बात कही, और वो लोकोक्तियां एक कंठ से दूसरे कंठ में लगातार निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती रही। तो इसलिए ज्ञान परंपरा चलती रहे, जो लोक का ज्ञान है, जो लोक की संस्कृति है, वो ज्ञान परंपरा, वो संस्कारों की परंपरा, वो संस्कृति की परंपरा चलती रहे, इसलिए लोक साहित्य अस्तित्व में आया। तो और एक दूसरा भी कारण है। अब आप देखिए, आपका ही ये जो पाठ्यक्रम है, यूनिट 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से लोक साहित्य का क्या संबंध है। तो क्यों संबंध है, क्यों, ये भी प्रश्न उठना चाहिए। संबंध है इसलिए तो ये टॉपिक दिया गया है, लेकिन क्यों है ये संबंध? तो इसके लिए भी आपके पास उत्तर होना चाहिए कि क्यों है ये संबंध। अब आप देखिए, अभी अभी जैसे कि मैंने बात की कि हमारा तो सारा का सारा ज्ञान ही मौखिक था, मौखिक परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। श्रुति और स्मृति की परंपरा के देश में हमारा जन्म हुआ है, ये वो देश है। तो जो पंडितों का ज्ञान था, जो विद्वत मंडली के बीच जो ज्ञान था, वह तो संस्कृत में था, जो एक संस्कार की हुई भाषा है, जो पंडितों की भाषा है। और उसी भाषा को आगे चलकर पाणिनि ने व्याकरणबद्ध कर दिया, और जो चीज नियमों में बांध दिया जाता है वो थोड़ा और जटिल हो जाता है। और साहित्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा से हमेशा ही थोड़ी अलग तो रहती ही है। आप हिंदी को ही ले लीजिए, जब हम कक्षा में बात कर रहे हैं तब हमारी भाषा क्या होती है, आप इसे देखिए। जब हम अपने मित्रों के साथ बात कर रहे होते हैं अनौपचारिक वातावरण में, तब आप देखिए किस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। या जो हम किताबों में भाषा पढ़ते हैं, आप लोग तो भाषा विज्ञान भी पढ़ते हैं, एमए में है, तो जो किताबों में भाषा पढ़ते हैं आप देखिए कि उसका रूप कैसा होता है। तो साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा हमेशा अलग रहती है। तो जो साहित्य में पंडितों के बीच जो ज्ञान था, यहाँ पंडित से मतलब है विद्वान, तो जो ये पांडित्य पूर्ण ज्ञान था जो संस्कृत में था, आम जनता में भी वही ज्ञान प्रचलित था, लेकिन वो उसकी अपनी भाषा में कहा जा रहा था। जो वेदों में मंत्रों में कहा गया, जो वैदिक मंत्रों में कहा गया, वही जनता के पास भी था, वही ज्ञान जनता के पास था, लेकिन उसकी अपनी बोली में था। आगे चलकर जब हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे कि दूसरे विज्ञानों से क्या संबंध है, देखो यहाँ यही कहा गया है, लोक साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, तब आप देखेंगे कहीं कहीं तो बिल्कुल लगता है कि ये सिर्फ अनुवाद है कुछ संस्कृत के श्लोकों का, कुछ वैदिक मंत्रों का भी। तो इस तरह के भी हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं लोक साहित्य में। तो जब आम जनता ने उसी ज्ञान को अपनी बोली में अभिव्यक्त करना आरंभ किया, ज्ञान तो वही है जो ग्रंथों में है, तो इसलिए ज्ञान वही है, इसलिए उनका दूसरे शास्त्रों के साथ संबंध पाया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि लोक साहित्य की परिभाषा क्या है। ये तो हुआ उसका स्वरूप जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी, और मूल अवधारणा क्या है, कैसे लोक साहित्य कैसे शुरू हुआ होगा, कैसे लोगों ने उसमें जोड़ा होगा, कैसे एक छंद या कहें कि एक परिच्छेद, किसी एक ने लोकगीत का किसी ने मुखड़ा गाया, किसी ने अंतरा गाया, किसी ने उसमें एक दूसरा अंतरा जोड़ दिया, ऐसे करके वो लोकगीत आगे बढ़ गया होगा। तो इसके लिए राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, जिन्होंने सबसे पहले लोकगीतों के, लोक साहित्य के संकलन का बीड़ा उठाया, जिन्होंने आरंभ किया है ये कार्य, वह कि लोक साहित्य का आरंभ कैसे हुआ होगा, इस प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि जैसे कोई नदी होती है, वो
एक अंधकारमयी गुफा में से बहकर चली आती है, तो लोगों को उसके उद्गम का पता नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पता नहीं, ये स्वर्ग से सीधे उतर के आई है ये नदी, जब उद्गम का पता नहीं है, या इसे तो ईश्वर ने उतारा है, या ये शिव जी की, ये देखो मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूं आप लोगों से, ये शिव जी की जटाओं से आई है। किसकी बात कही जाती है? गंगा की बात कही जाती है। तो वो शिव जी की जटाएं क्या है? मैंने ही आप लोगों को सेकेंड ईयर में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज नामक निबंध पढ़ाया था, आप याद कीजिए उसे। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की कल्पना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रूप में की है? तो ये शिव की जटाएं हैं, और उन्हीं जटाओं में से एक में से गंगा की एक धारा आती है। ये मैं कह रही हूँ, रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं जब किसी नदी के उद्गम का पता नहीं होता तो उसको इस तरह से कुछ कह दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार लोक साहित्य के बारे में भी कहा जाता है कि पता नहीं है कि किसने इसे लिखा। किसी एक गीत का कोई एक रचयिता नहीं होता है, क्योंकि वहां नाम नहीं दिया जाता है। जैसे आप तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी आदि की रचनाएं जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं उसमें उनकी दोहों के अंत में कहीं, या कभी कभी पहले, कि कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीर का नाम पहले ही रख दिया गया है। तो कवि अपना नाम रख देते हैं पहचान के लिए, लेकिन लोक साहित्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उनके उद्गम का पता नहीं है, और इसीलिए वो सबके हैं, क्योंकि पूरे समाज का अनुभव उनमें उसमें समाहित है। और ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी भी स्वीकार करते हैं। और दूसरी चीज वो जो कहते हैं कि वो रस सृष्टि, लोक साहित्य में भी बिल्कुल उसी तरह की रस सृष्टि होती है। रस यानी भाव, आनंद प्राप्त होता है उनसे, वही जो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, सूरदास आदि के साहित्य को पढ़कर हमें प्राप्त होता है। ठीक वही आनंद, ठीक उसी प्रकार का आनंद लोक साहित्य को पढ़ने से भी हमें प्राप्त होता है। और रामनरेश त्रिपाठी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे लोक साहित्य की जो परिभाषा है, डॉक्टर सत्येंद्र, जिन्होंने ब्रज लोक साहित्य पर बहुत काम किया है, उनकी एक पुस्तक है लोक साहित्य विज्ञान। उस पुस्तक में वे लिखते हैं, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। अब आप देखिए कितनी बढ़िया बात, वही बात ये कुछ ही शब्दों में बांध कर कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं जो एक परंपरा के प्रवाह में जीता है, जिसमें आभिजात्य संस्कार हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, संस्कार हैं, शास्त्रीयता भी है, वो शास्त्रीय जो ज्ञान है वो सब है उसमें, पांडित्य भी है, विद्वत्ता भी है, बड़े विद्वत्पूर्ण है हमारे ये गीत, हमारा ये लोक साहित्य। लेकिन इनमें वो चेतना नहीं है। ये होता है ना, जैसे किसी को अपने बल का पता ना हो, उसे, जैसे आपने रामायण में सुना होगा या देखा होगा जब टीवी पर आ रहा था, कि हनुमान जी को उनके अपने बल का पता नहीं होता है। बड़े निराश से दुखी होकर वो समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा, हम कैसे सीता माँ का पता लगाएंगे। तो जामवंत उनमें वो चेतना डालते हैं कि तुम कर सकते हो। तो हनुमान जी में वो बल था, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं था। ठीक वैसे ही लोक साहित्य में वो सारा ज्ञान है जो शास्त्रों में है, लेकिन उस शास्त्रीयता अथवा पांडित्य की चेतना नहीं है। ना लोक साहित्य में है, ना लोक को है, लेकिन वो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाता है इन लोक साहित्य, लोक गीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से। और इसीलिए जब हम लोक साहित्य का एक व्यक्तित्व के रूप में, कि लोक साहित्य का विश्लेषण अगर हम करें तो हम पाते हैं कि उसमें आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हैं। प्राचीन समय से, जब से मनुष्य है तब से लोक गीत हैं ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि जब इस सृष्टि के आरंभ में जिस पहले बच्चे ने जन्म लिया होगा,
और उसका रुदन सुनकर माँ के मुंह से अनायास ही कोई गीत फूट पड़ा होगा। वो प्रथम लोरी रही होगी और वही प्रथम लोकगीत रहा होगा। तो वो जो पहला था उसमें बाद में संभवतः कुछ जुड़ता गया, कुछ परिवर्तन आता गया, लेकिन उसका आरंभ तो आदिम समय से हुआ है। तो आदिम मानस के अवशेष लोक साहित्य में उपलब्ध होते हैं और परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति है जिसे किसी की कृति ना कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाए। श्रुति वेदों को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्रुति वेदों को? क्योंकि वेदों को सुनकर याद किया जाता था। मैंने भी पहले कहा, श्रुति और स्मृति परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता था। गुरु के आश्रम में शिष्य लोग पढ़ने जाते थे, गुरु उन्हें पढ़ाते थे, याद कराते थे, वह याद करते थे और स्मरण या स्मृति जिसे कह रहे हैं उसके माध्यम से वो उसे अपने मानस में सहेजते थे और फिर अगली पीढ़ी को वह उसी रूप में प्राप्त होता था। ठीक वैसे ही लोक साहित्य भी श्रुति कहा जा सकता है, ये भी श्रुति है। और ऐसा भी माना जाता है कि लोक साहित्य वह साहित्य है, वह कृतित्व है जो लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त है। लोक ने जो अनुभव किया, उसके आसपास की जो चीजें हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो रीति रिवाज हैं, वो सारे के सारे इस लोक साहित्य में आपको प्राप्त होते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से लोक जो है, जो लोक की अवधारणा है, लोक साहित्य का व्यक्तित्व भी उसी से बनता है। इसे डॉक्टर सत्येंद्र अपने लोक साहित्य विज्ञान में लिखते हैं। और फिर इसके बारे में कहा जाता है कि लोक साहित्य सामान्य समूह की संपदा है। इसके बारे में भी हमने बात की कि ये किसी एक का नहीं होता है, बल्कि सबकी साझी अनुभूति होती है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी कहते हैं कि लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। ये किसी एक का नहीं होता, किसी का इस पर किसी का हक नहीं होता है, क्योंकि वो सभी का अनुभव होता है। और इसे कुछ लोग परिभाषाओं से परे भी कहते हैं कि इसे परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कहते हैं, साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घ काल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक ही लोक साहित्य कहे जाते हैं। इन बातों से पता चलता है कि लोक साहित्य को ठीक ठीक परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार और वितर्क में अपने निबंध में आगे कहते हैं कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीजें लोक चित्त से सीधी उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वह ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य और लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती हैं। लोक चित्त से तात्पर्य उस जनता के चित्त से है जो परंपरा प्रथित और बौद्धिक विवेचनात्मक शास्त्रों और उन पर की गई टीका टिप्पणियों के साहित्य से अपरिचित होता है। अर्थात जो शास्त्रों से अपरिचित होता है। अब इसमें आप देखिए, इसको समझिए। जब हम कविता पढ़ते हैं, कोई भी कविता हम जब पढ़ते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि इस कविता को हम दो दृष्टियों से समझेंगे। एक तो हम कविता का भाव सौंदर्य देखेंगे और दूसरा उसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। अब क्योंकि हमें पढ़ाया गया है, हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, हम काव्य के सिद्धांत पढ़ते हैं। एमए में हैं आप लोग, जरूर कुछ पेपर्स पढ़ लिए होंगे, कुछ अभी पढ़ना बाकी होगा, इस साल पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें बताया जाता है कि ये रस है, ये छंद है, ये अलंकार है। अगर कोई एक अलंकार है विशेष रूप से, तो उसका क्या लक्षण हो सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जब कोई एक कविता पढ़ते हैं तो। लेकिन लोक साहित्य जब जो होता है, उसमें वो सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि रस नहीं है उसमें, अलंकार नहीं है उसमें, बहुत सुंदरता से पिरोए गए हैं। लेकिन जिसने उसे पिरोया है उसे नहीं पता कि अलंकार क्या होता है। वो कह देता है अपनी बात। वही जो मैं कई बार मैं उदाहरण देती हूँ आप लोगों को, कि जब एक पुत्री अपने पिता से लोकगीत में कहती है
कि घुमुची बरन हम सुंदरी बाबा मुनरी बरन करियाओ, मोरे जोगे बर जब मिली हैं बाबा तब मोरा रचिहा बियाह। तो वो तो उपमा अलंकार है इसमें। घुमुची बरन हम सुंदरी बाबा, इतनी सुंदर हूं। मैंने पहले दिन आप लोगों को घुमुची का चित्र भी दिखाया था कि मैं इतनी सुंदर हूं, बिल्कुल सांचे में ढली हुई सी। इसलिए हे पिता, मेरे योग्य जब वर मिले तभी मेरा ब्याह करना। तो यहां तो उपमा अलंकार है, लेकिन ना तो उस लड़की को पता है कि उपमा अलंकार क्या होता है, ना तो जिसने भी लोकगीत की रचना की होगी, शुरुआत की होगी, शायद उसे भी नहीं पता होगा कि अलंकार क्या होता है, छंद क्या होता है, रस क्या होता है। लेकिन उसने गूंथ दिया। और क्या डाला उसने? उसने कमल जैसी सुंदर नहीं कहा है उस कन्या को लोकगीतकार ने। हो सकता है उसके आसपास कमल ना रहा हो, उसने कमल नहीं देखा है, तो वो कमल से तुलना क्यों करेगा? उसने अपने आसपास एक सुंदर सी घास का बीज देखा, घुमची, जिसे गुंज भी कहते हैं, तो उसने उससे तुलना की। तो लोकगीतकार भी अलंकारों का प्रयोग करता है। उनके गीतों में भी रस होते हैं, भाव होते हैं। कभी कभी तो जो भाव सौंदर्य लोकगीतों में प्राप्त होता है वो शिष्ट साहित्य में नहीं प्राप्त होता। उसके जोड़ की कविता कहीं नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं होता है, वो इस बात से चैतन्य नहीं होता है कि मैं यहाँ अलंकार डाल रहा हूं। जैसे रीतिकाल के हमारे कवि और जो शास्त्रकार हैं, जो आचार्य हैं, वे कहते हैं कि कविता तो में अलंकार नहीं है तो समझ लो अलंकार तो कविता की आत्मा है, तो फिर कविता मर चुकी है। अगर कविता में ये नहीं है तो कविता में जान नहीं है, मान लो। और आप अपने कवि आचार्य कवि केशव को पढ़िए, अलंकार ही भरे हुए हैं। कभी कभी उन पर आरोप भी लगाया जाता है, उनकी कविता को छंदों का म्यूजियम कहा जाता है, अलंकार ठूंसे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, बड़ा जटिल कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है उनको। लेकिन अलंकार होते हैं आपके लोक साहित्य में भी, पर वही है कि अनायास अनजाने सहज रूप से लोक साहित्य में, लोकगीतों में चले आते हैं, इसलिए इनका भाव सौंदर्य बढ़ जाता है। ये वही बात मैं समझा रही थी जो डॉक्टर हजारी द्विवेदी कह रहे हैं। और अभी इसमें आपके इस ये जो मैं साझा कर रही हूं आपके सामने स्टडी मटेरियल, इसमें मुझे अभी दिख नहीं रहा है, शायद नीचे होगा। जब हम लोक साहित्य की अवधारणा और लोक साहित्य के स्वरूप की बात करते हैं तो साथ में हम तो उसके साथ हमें ये भी जानना होता है, परिभाषा तो जान ली हमने, हमने उसका स्वरूप समझ लिया, अर्थ जान लिया, तो ये भी जानना होता है कि लोक साहित्य के कितने प्रकार होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने लोक साहित्य के अलग अलग भेद किए हैं। जैसे जब पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने तो लोक साहित्य के और फिर लोकगीतों के कुछ 28-29 भेद कर डाले हैं, प्रकार बताए हैं। लेकिन जो एक आम सहमति से जो माना गया है कि लोक साहित्य के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं देखिए उसे। लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, लोक नाट्य और लोकोक्तियां तथा अन्य प्रकार। अब देखिए, अब हमें इन सबको एक एक करके समझना है, तब आपको लोक साहित्य का स्वरूप किसे कहते हैं अगर ऐसा प्रश्न आता है, तब आप इसका पूरा उत्तर दे पाएंगे जब आप इन भेदों को और उनके बारे में भी बता पाएंगे। तो अब आप देखिए कि लोक गाथा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोक कथा से। लोक कथा क्या होती है? तो आप लोगों ने भी बहुत तमाम प्रकार की लोक कथाएं सुनी होंगी। लोक कथाएं कई प्रकार की होती हैं। आप देखें, कुछ छोटी छोटी लोक कथाएं होती हैं जो जिसमें कोई अनुभव कोई साझा कर रहा होता है। कुछ लोक कथाएं होती हैं जो व्रतों और
तीज त्योहारों से संबंधित होती हैं। कुछ लोक कथाएं होती हैं जो नीति नियम से संबंधित होती हैं। और आपने कई बार शायद, अगर आप लोक से जुड़े हुए हैं, अगर आप के घर में आपकी मम्मी, आपकी दादी कभी आपको कुछ कथा सुनाती हैं तो उसे ध्यान से सुनिए। कम से कम अब जबकि आप लोक साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप उसे ध्यान से सुनिए। आप पाएंगे कि उन लोग एक उसकी कई विशेषताएं होती हैं लोक कथाओं की। परिभाषा तो वही है कि लोक में उपजी हैं तो लोक के अनुभव हैं इन कथाओं में। लेकिन ये अपने स्वरूप में दूसरी कथाओं से, जो हम शिष्ट साहित्य में कहानियां पढ़ते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं, देखिए, इसे समझिए। यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि जो लोक है, जो आम जनता है, जो आम आदमी है, जिसके समाज की कथाएं हम पढ़ते हैं, वो वही बातें कहेगा जो उसने अपने आसपास देखी हैं। जैसे कोई व्रत उपवास ले लीजिए, जैसे संतोषी माता का व्रत करते हैं, क्योंकि ये सबको पता है, इसलिए गुजरात में भी होता है और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भी होता है, इसलिए मैं इसका नाम ले रही हूँ। संतोषी माता की कथा होती है। अब उस कथा में क्या होता है, जो उसका केंद्रीय भाव है, जो उसकी केंद्रीय संवेदना है, वो क्या है कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक स्त्री संतोषी माता का व्रत करती है। कभी उससे कुछ गलती हो जाती है, कभी दूसरी कथाएं भी मैं साथ में ले रही हूँ, जैसे औसान मैया की कथा होती है, या गुजरात में भी, अगर आप लोगों को जो लोग यहाँ गुजरात से हैं, गुजरात में रह रहे हैं, वो भी इस तरह की कथाएं जोड़ सकते हैं और ला सकते हैं ढूंढ कर। अपने लिए जरूर एकत्र कीजिएगा, आपको परीक्षा में लिखने में काम आएगा। तो क्या होता है उसमें कि संतान का जन्म नहीं हो रहा है तो माँ जो है वो मन्नत मांगती है। मन्नत पूरी होने पर जिस भी देवी की, लोक देवी से वो मन्नत मानती है, उनकी कथा करवाती है या उनकी पूजा करवाती है। और जब पूजा के लिए सब एकत्र होते हैं तो वो कथा कही जाती है, और उसकी अंत में लाइन देखिए आप। कथा तो आप सबने खूब सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन अंत में क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए आप। कहा जाता है कि हे संतोषी मां, जैसे आपने मुझे सुखी किया वैसे ही सबको करें। ये क्या है, ये भारत का जो केंद्रीय भाव है ना, भारतीय विचार, ये है उसमें। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे आपने मेरे ही मनोकामना पूर्ण की वैसे ही सबकी करें। जैसे आपने, हे मैया, जैसे आपने मेरी गोद भरी वैसे ही सबकी भरें। जैसे आपने मुझे सुख और समृद्धि दी वैसे ही आप सबको दें। ये विशेषताएं होती हैं। और ये विशेषताएं क्या प्रकट करती हैं, जो आपका अगला टॉपिक है। आप देखिए, मैं एक साथ सारी चीजें आप लोगों को बता रही हूं कि संस्कृति, लोक साहित्य का लोक संस्कृति से संबंध होता है। तो हमारे यहाँ की संस्कृति है सामूहिकता। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, व्यक्ति सिर्फ अकेले के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे समाज के बारे में सोचता है, पूरे समूह के बारे में, जिसके साथ वो रहता है, जहां उसका जन्म होता है, जहां वो पलता बढ़ता है, उसके बारे में सोचता है। तो उसके गीतों में, उसकी कथाओं में, उसके साहित्य में भी वही चीजें दिखाई देती हैं कि जैसे आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की वैसे ही सबकी करें। और यही नहीं, आप देखिए, बहुत ये तो मुझे लगता है आप सबने अनुभव जरूर, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए, घर में बातें कीजिए, क्योंकि अब आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और लोक साहित्य समझने के लिए उसमें घुसना पड़ेगा आप लोगों को। आप देखिए, हम लोग के यहाँ तो होता है विशेष रूप से ये, जब घर में कोई किसी का विवाह का आयोजन होता है तो सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है मामा को, ननिहाल को निमंत्रण जाता है। और उसके बाद आप देखिए, जो गीत होते हैं हमारे यहाँ, उन गीतों में कई बार ये पंक्ति आती है कि हे चिड़ियों तुम्हारा भी न्योता है, हे कीट पतंगों तुम्हारा भी न्योता है, अरगन परगन, खेत खलिहान, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, सबको निमंत्रण। यानी प्रकृति से भी हमारा उतना ही प्रगाढ़ संबंध है जितना हमारा अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से संबंध है।
तो ये भी संस्कृति का तत्व हुआ। जैसे अभी मैंने सामूहिकता की बात की, वैसे ही लोक साहित्य का प्रकृति, लोक का प्रकृति के साथ क्योंकि बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उसके साहित्य में प्रकृति का वो नाता जो है लोक का, वो प्रकट होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि लोक साहित्य का और लोक संस्कृति का अंतः संबंध है। लोक संस्कृति अभिव्यक्त होती है लोक साहित्य में। क्यों अभिव्यक्त होती है? क्योंकि लोक जो कुछ भी उसका जिस तरह का जीवन होता है, जैसे वो जीता है, वही अपना जो अनुभव है वो अपने लोक साहित्य में वो संजोता है, इसलिए उसमें अभिव्यक्त होती है। तो हमारी लोक कथाओं में होता है, जो पहला भेद है लोक साहित्य का, लोक कथा। हमारी लोक कथाओं में ये चीजें पाई जाती हैं। आप कोई एक दूसरी कथा ले लीजिए, अच्छा क्या नहीं है, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो लोग हैं ना, वो प्राचीन काल से ऐसे ही हैं जैसे हम आज हैं। थोड़ा ढंग बदल जाता है, लेकिन जो जो सोच होती है वो नहीं बदलती है, वो बहुत कुछ वैसी रहती है। जैसे आजकल हम लोग, आप लोगों ने कई लोगों को कहते सुना होगा या देखा होगा कि बड़ा शो ऑफ करता है। किसी के बारे में कभी कभी हम कह भी देते हैं, फालतू का शो ऑफ करता रहता है, करती रहती है, कोई भी है। शो ऑफ क्या है? ये शो ऑफ, दिखावा। तो दिखावे की ये प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, पहले भी हुआ करती थी, और हमारे गीतों में भी, हमारी लोक कथाओं में भी वो पाई जाती है। और मैं एक सुंदर सी लोक कथा मैं आप लोगों को, छोटी सी है, उदाहरण के लिए आपको लिखने में काम आएगी, इसलिए सुनिए इसको। एक बार क्या हुआ, एक गांव की स्त्री थी, उसने अपने लिए हंसली बनवाई। अब देखिए ये भी है, हमारे जो पहनावे हैं, हमारे जो आभूषण हैं, वो भी हमारे लोक साहित्य में वो शब्द मिलते हैं। हंसली गले में पहना जाने वाला एक मोटा सा गहना होता है, मोटा सा चांदी का गहना होता था हंसली। तो एक स्त्री ने अपने लिए हंसली बनवाई। और क्योंकि आप लोगों ने गबन में पढ़ा है ना, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं कि स्त्रियों को गहनों से बड़ा प्रेम होता है। तो उसे भी बड़ा मन हुआ कि उसने इतने प्यार से, इतने पैसे वैसे खर्च करके जो ये गहना बनवाया है, लोग उसकी तारीफ करें, उसे देखें, पूछें उसके बारे में, कहाँ से बनवाया, कितने में आया। कोई नहीं पूछता है उसको। कई दिन हो गए, 2-4 दिन गुजर गए, उसने वो हंसली पहनकर वो बड़ा घूमी गांव में, मोहल्ले में, किसी ने पूछा नहीं उससे, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं। एक दिन उसने, अब ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है लेकिन लोक कथा है, एक दिन उसने अपने झोपड़े में आग लगा दी। उसका जो घर था, घास फूस की जिसकी छत थी, उसने खुद ही उसमें आग लगा दी। और जब आग लगी, आप आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग उसे बुझाने के लिए दौड़े, इकट्ठा हुए, कुएं से पानी भर भर के उस पर डालने लगे, उस आग पर बुझाने लगे। अचानक एक औरत कुएं के पास खड़ी होकर पूछती है, बताओ आग लगी हुई है, आप ध्यान दीजिए इस पर। एक औरत कहती है, अरे तुम्हारी ये हंसली तो बड़ी सुंदर है, कब बनवाया इसे? तब वो कहती है, हे भगवान, पहले बोल दिया होता तो मैं अपना घर क्यों फूंकती। तो ये है कि पहले भी वो चीजें थी, मानव की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्तियां हैं, वो पहले भी थी, लेकिन अलग तरह से थी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी दिखावे की प्रवृत्ति आई है। तो हमारे लोक साहित्य में, जैसे हमारे साहित्य में ये चीजें अभिव्यक्त होती हैं, वैसे लोक साहित्य में भी अभिव्यक्त होती हैं। और अभी अभी मैंने कहा थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। ये अतिशयोक्ति क्या है? अतिशयोक्ति आप शिष्ट साहित्य में भी पाते हैं, यहां भी है। राम के वन गमन पर, राम के वनवास जाने पर भरत के ने रो रो कर आंसुओं से समुद्र भर दिया। जब आप इस तरह के वाक्य सुनते हैं तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है। तो यहां पर भी आप देखिए अतिशयोक्ति है। दिखावे की चाह एक स्त्री में इतनी अधिक है कि वो अपने गहने की तारीफ के लिए अपने घर में आग लगा देती है। कहीं ना कहीं तो अतिशयोक्ति है। लेकिन हाँ, जो इसकी विशेषताएं हैं वो साहित्यिक कहानियों में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार लोक कथा लोक साहित्य का पहला भेद है, और कई तमाम प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं
जिसमें खेती बाड़ी से भी संबंधित कथाएं होती हैं, सामाजिकता से संबंधित कथाएं होती हैं, सामूहिकता से संबंधित कथाएं होती हैं, व्रत उपवासों त्योहारों से संबंधित कथाएं होती हैं, और कभी कभी कुछ जैसे अपनी पंचतंत्र की कहानियां हैं वैसे ही बच्चों के लिए भी कुछ कथाएं, बाल कथाएं जिसे हम कह सकते हैं, तो वो भी पाई जाती हैं। दूसरा है लोक गाथा। अब इसे समझिए आप, लोक कथा तो साधारण सी कहानी जो लोक की कहानी है, लोक में प्रचलित है, वो लोक कथा है। लेकिन लोक गाथा क्या है? तो गाथा के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है बैलेड। आप लोगों ने गाथाएं पढ़ी होंगी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। जो प्रबंध काव्य होता है हिंदी में, जो एक लंबी कथा होती है लेकिन जिसमें गेयात्मकता होती है, जिसे गा गा कर सुनाया जाता है, वो होती है गाथा। क्योंकि वो गीत भी है और कथा भी है, इसलिए उसे गाथा कहते हैं। तो लोक गाथाएं हुआ करती हैं। अब जैसे ये आल्हा है, आल्हा क्या है? आप कहेंगे कि ये तो परमाल रासो है। परमाल रासो में आल्हा उदल से संबंधित रचनाएं हैं, अच्छी बात है। लेकिन आल्हा उदल की गाथा लोक में भी प्रचलित है, जो लोक की अपनी बोली में है, बुंदेली में भी है, अवधी में भी पाई जाती है, लोक गाथाएं पाई जाती हैं आल्हा उदल की। तो अब आल्हा उदल की लोक गाथा मतलब क्या? लोक लोक में गीतों के रूप में प्रचलित आल्हा उदल की कथा। और एक लोक गाथा नहीं है, आप याद कीजिए गुजराती में भी लोक गाथाएं होंगी। ढोला मारू की कथा है, गाथा है। और कई बार आप देखिए एक पंडवानी गायिका है तीजन बाई, नाम सुना है आप लोगों ने तीजन बाई का? मध्य प्रदेश की लोक गायिका हैं। तीजन बाई पंडवानी गाती थी। पंडवानी भी लोक गाथा का एक प्रकार है। और आप देखिए कि कुछ ऐसे लोक कलाकार भी हैं जिन्होंने हमारे लोक साहित्य को आगे बढ़ाया है और देश विदेश के मंचों तक पहुंचाया है, उसे बड़ा पसंद किया गया है उसे। इसमें इतना रस तत्व होता है। तो इस प्रकार कुछ लोक गाथाएं पाई जाती हैं। रामायण महाभारत से संबंधित लोक गाथाएं भी लोक में पाई जाती हैं। लोक की अपनी बोली में, अपनी भाषा में रामायण महाभारत लोक गाथा के रूप में प्रचलित है। जो रामायण महाभारत संस्कृत में लिखा गया, वही लोक ने अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए अपनी बोली में रचा, अपनी भाषा में उसे कहा। तो ये हो गया लोक गाथा आपका। अब है लोकगीत, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोक साहित्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकार है और सबसे ज्यादा प्रचलित प्रकार है। इस पर विशद अध्ययन की आवश्यकता है। लोकगीत यानी कि लोक में प्रचलित गीत। परिभाषाएं अभी अभी हमने देखी हैं। जो लोक साहित्य की परिभाषा है, साहित्य की तमाम विधाएं, वही समझ लीजिए लोकगीत। यानी वो गेयात्मक होते हैं, गीत होते हैं, लेकिन लोक के गीत होते हैं, लोक द्वारा रचे गए होते हैं, लोक के लिए रचे गए होते हैं। तो ये जो लोकगीत हैं, इनके भी कई भेद होते हैं। जैसे मैं लोक कथाओं के बारे में कह रही थी कि लोक कथा जो है वो कई प्रकार की होती है, लोकगीत भी कई प्रकार के होते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों को, सिर्फ लोकगीतों को 29 भेदों में बांटा है, 29 भागों में विभाजित किया है। फिर आगे चलकर, क्योंकि उन्होंने हर एक प्रकार के गीतों को अलग भेद मान लिया, जैसे मेले के गीत हैं, जैसे लोरियां हैं, जैसे खेतों के धान की रोपाई के गीत हैं, जैसे श्रम गीत हैं, अलग अलग तमाम जो गीत हैं उन सबको उन्होंने अलग अलग भेद बना दिया। फिर आगे चलकर जो दूसरे विद्वान हुए जिन्होंने लोक साहित्य पर काम किया, उन्होंने लोकगीतों के फिर कुछ प्रमुख भेद कर दिए, जैसे कि संस्कार गीत, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों से संबंधित जो गीत होते हैं वे सारे के सारे संस्कार गीतों के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग ढूंढिए जीवन के 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। अगली कक्षा में, कल जो हमारी कक्षा है, मैं इस पर इसमें बात करूंगी। मैं उनके नाम लिखाऊंगी, जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं
और आप लोग, आप जिस भी भाषा से हैं, चाहे आप गुजरात से हैं, गुजराती बोलते हैं, या मराठी हैं, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, जो भी आपकी अपनी भाषा है, वहां से आप उन सभी संस्कारों के गीत ढूंढ कर ले आइए, कम से कम उदाहरण के लिए, आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। तो जितने जीवन के संस्कार हैं उतने गीत पाए जाते हैं, उन सभी का एक भेद बना दिया गया, संस्कार गीत। फिर होते हैं बच्चों के गीत। बच्चों के गीतों में फिर लोरियां, खेल गीत, उनके जितने भी प्रकार के गीत होते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर होता है श्रम गीत। अब श्रम गीत यानी मेहनत कर, अपने श्रम को भुलाने के लिए मेहनत करते समय भी लोग जो है वो गीत गाता है। और आपने देखा होगा कभी खेतों में धान की रोपाई हो रही होती है तो देखिए जो वो धान रोपने वाले लोग होते हैं वो कैसे वहां पानी में खड़े होकर झुके रहते हैं, झुककर धान की रोपाई करते हैं, और एक पंक्ति में खड़े होकर वो वही झुककर काम करते हुए वे धान की रोपाई के गीत गाते हैं। या फिर जो पहले के समय में जो स्त्रियां घर में चक्की चलाती थीं, गेहूं पीसती थीं या धान कूटती थीं, ये काम करते हुए भी गीत गाए जाते हैं। और ये सिर्फ लोक में प्रचलित नहीं रह गए, बाद में आप देखिए एक दिल्ली 6 करके बीच में एक मूवी आई थी, उसमें एक लोकगीत लिया गया था, ससुराल गेंदा फूल। तो वो जो ससुराल गेंदा फूल है, आप लोगों को गीत जरूर याद होगा, लेकिन वो किस अवसर पर, मतलब उसका पिक्चराइजेशन फिल्म में किस जगह पे हुआ है वो ध्यान नहीं होगा शायद। फिर से देखिएगा, यूट्यूब पर आपको जरूर मिल जाएगा। उसका पिक्चराइजेशन हुआ है अचार बनाते समय। आप देखिए छत पर वो लड़की अचार या इस तरह का कुछ काम कर रही है, कुछ कोई चीज फैला रही है, वो भी घर के काम करते हुए गीत गा रही है। ऐसे भी गाया जाता था अचार बनाते समय, धान कूटते समय, चक्की पीसते समय, मतलब गेहूं जो पहले हाथ से चक्की चलाई जाती थी। तो ये सारे काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए, या मजदूर लोग होते हैं जो मेहनत वाले काम करते हैं, मान लो पत्थर तोड़ रहे हैं, कभी कभी आप देखिए वो भी समूह में कुछ गा रहे होते हैं। वो क्यों गाते हैं? अपने श्रम को भुलाने के लिए। जब आप आनंदित होते हैं तो आपको थकान नहीं लगती है। गीत इसलिए भी गाए जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के श्रम गीत हैं वो एक भेद में आ गए, श्रम गीत के अंतर्गत। तो इस प्रकार फिर कुछ भजन वजन भी हैं। जितने भी भक्ति से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित गीत हैं वो सारे भक्ति गीत के अंतर्गत आ गए। तो इस तरह से कुछ 4 या 5 इसके लोकगीतों के भी भेद हो गए। तो इस पर विस्तार से मैं कल की क्लास में बात करूंगी। आज सिर्फ लोक साहित्य के 5 भेदों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने कितने भेद जाने? लोक कथा के बारे में बात की, लोक गाथा के बारे में बात की, लोकगीत हो गया। तो अब है हम लोक नाट्यों की बात करेंगे। और आप देखिए ध्यान से, आपका जो यूनिट 2 है उसमें लोक नाट्य और लोक कथा पर आपको विस्तार से पढ़ना है, जो शन्नो मैडम पढ़ाएंगी। लेकिन आप जान लीजिए सिर्फ इतना भेद जानने के लिए लोक साहित्य का, कि ये आपका चौथा भेद है लोक साहित्य का, लोक नाट्य। तो लोक नाट्यों के अंतर्गत आप तमाम तरह के लोक नाट्य आपने शायद टीवाई में 3rd ईयर बीए में पढ़ा होगा, हाँ, नाटक में, जिसमें है आपका नौटंकी, ख्याल, स्वांग, रासलीला, रामलीला, भवाई, तमाशा, जात्रा, यक्षगान, ये तमाम किस्म के जो लोक नाट्य हैं, ये लोक नाट्य, वो जो लोक नाट्य का एक भेद है प्रादेशिक स्तर पर, या हम कहें कि स्थान भेद के कारण इनके ये तमाम रूप पाए जाते हैं। तो लोक नाट्य भी इसका एक भेद है जिसको विस्तार से आप दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे। और 5वां भेद है लोक साहित्य का, लोकोक्ति का, या उसके जो अन्य, उसमें विविध प्रकार के आ जाते हैं, पहेलियां, बुझौल जिसको कहते हैं, या मुहावरे, ये सारा कुछ इस 5वें भेद के अंतर्गत आ जाता है। अब आप लोगों को कुछ लोकोक्तियां भी एकत्र करनी है। और आप देखिए कि लोकोक्तियां जो होती हैं ना, वो ज्ञान का भंडार होती हैं।
और मैं आपको एक लोकोक्ति के बारे में, एक नहीं दो के बारे में आज यहाँ बात करके आज की कक्षा में यहाँ पर पूरी करती हूँ। दो लोकोक्ति की बात करूंगी और आप देखिए कैसे लोकोक्तियों में हमारा इतिहास है, हमारा शास्त्रीय ज्ञान है, दूसरे विज्ञान है, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, लोकोक्ति के बाद बताऊंगी। दूसरे विज्ञानों की भी बात लोकोक्ति में कही गई है। कहाँ से आई ये बातें? लोग के पास वो ज्ञान था तभी आई हैं। अब जैसे है ना, हमारे यहाँ अवधि में एक लोकोक्ति कही जाती है कि दमड़ी के मुर्गा टका पकड़ाई। क्या अर्थ है इसका? अगर आप लोकोक्ति का अर्थ खाली कहें तो इस लोकोक्ति का अर्थ कि दमड़ी का मुर्गा टका पकड़ाई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कम मूल्य की चीज है, उसके रख रखाव में ज्यादा खर्चा किया जाए। ये इसका अर्थ हुआ इस लोकोक्ति का। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी सस्ती सी चीज अगर है और उसके रख रखाव में हम ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए कि ये जो चार शब्द हैं, दमड़ी का मुर्गा, टका पकड़ाई, इन चारों शब्दों में कितनी सारी चीजें हैं, वो हमारा इतिहास कह रहा है। आप देखिए हमारे देश की करेंसी आजकल क्या है? रुपया। लेकिन इसमें बात किसकी कही जा रही है? दमड़ी और टका की। ये टका हमारे देश में कब आया? आपको ये इतिहास जानना चाहिए। कौन सी वो संस्कृति थी, कौन से वे आक्रांता थे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया और ये अपनी करेंसी का प्रचार हमारे देश में किया? टका तो हमारे यहाँ अभी नहीं चलता है। इतिहास पता कीजिए। अर्थात हमारी लोकोक्तियों में हमारा इतिहास भी बताया जाता है। कम से कम उसमें संकेत सूत्र तो होते ही हैं, हम उन्हें पकड़कर अपना प्राचीन इतिहास जान सकते हैं, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। और फिर उसके बाद होगा कि ये मुर्गा की परंपरा, मुर्गा खाने की परंपरा कहां से आई? क्योंकि मुर्गा किस लिए पकड़ा जा रहा है, ये भी आप देखिए। तो खान पान की परंपरा कब, कहां, किस समय में, किस प्रकार की थी, ये भी उस इतिहास से पता चल जाएगा आपको कि जिस समय दमड़ी और टका करेंसी थी उस समय का खान पान ये था। तो ये एक छोटी सी बात पकड़कर आप बहुत बड़े बड़े रिसर्च कर सकते हैं। शोध प्रविधि भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप यहां से उदाहरण ले सकते हैं। और दूसरी कहावत जिसके बारे में मैं बताना चाह रही थी, एक और मैंने जो कहा था वो ये है, जैसे कभी कभी ना किसी को मैंने कहते हुए सुना है, अद्रा धान पुनर्वसु पहिया गए, किसान जब बोए चिरैया। खेती बाड़ी से संबंधित है। सबसे पहली बात तो ये लोकोक्ति बता रही है कि इस देश की जो संस्कृति है, जहां की ये लोकोक्ति है, जिस समाज की है, वहां की कृषि संस्कृति है, क्योंकि कृषि से संबंधित है, एक बात। दूसरी बात, जो हमारा खगोल शास्त्र है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष में नक्षत्रों की बात कही जाती है, ग्रहों की बात की जाती है। वो नक्षत्रों का ज्ञान हमारे लोग को भी था और उन्हें पता होता था कि कौन सा नक्षत्र इस समय चल रहा है जब हमें धान की बुआई करनी चाहिए। अगर हम चूक गए, अगर हमने इस समय पर नहीं की खेती, धान की बीज नहीं डाले, तो हमें अच्छी फसल नहीं प्राप्त होगी। ये उन्हें पता है कि आर्द्रा नक्षत्र में धान की बुआई करेंगे तो बहुत अच्छी खेती होगी। कहा गया आर्द्रा धान, पुनर्वसु उसके बाद लगने वाला नक्षत्र जो है 15 दिन बाद, 12 दिन बाद, उस नक्षत्र में अगर की तो पहिया मिलेगी। पहिया यानी वो धान जैसा दिखेगा जरूर, लेकिन अंदर दाने नहीं होंगे, बीमारी लग चुकी होगी। और अगर आपने और देर कर दी तब तो वो भी नहीं मिलेगा, शायद पौधे का विकास भी ठीक से ना हो पाए। तो इस प्रकार इन लोकोक्तियों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, इन लोक कहावतों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, और इसीलिए लोक साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। और यही वजह है
कि हम लोक साहित्य अपने इस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं इस प्रकार लोक साहित्य के स्वरूप, जो मैं 2 दिन से पिछले पढ़ा रही हूँ, लोक की अवधारणा, लोक साहित्य की अवधारणा और स्वरूप, वो आज यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने कहा है कि लोकगीत के बारे में और विस्तार से मैं कल चर्चा जरूर करूंगी, तब ये पूरा हो जाएगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो अब आप पूछ सकते हैं।